देखिए, लोकतंत्र में जो 3 स्तंभ होते हैं ना, उनके बीच पार का बैलेंस हमेशा से ही एक बहुत नाजुक खेल रहा है। लेकिन जब बात आती है भारत के टॉप जजों को चुनने की, तो ये खेल एक खुले संघर्ष में बदल जाता है। ये कहानी एक ऐसे सिस्टम की है जिसका जिक्र संविधान में है ही नहीं, बल्कि वो पैदा हुआ है अदालती फैसलों से। जी हाँ, ये कहानी है कोलिजियम सिस्टम की। द पॉलिटिक्स नामा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की न्यायपालिका के सबसे पावरफुल और सच कहूं तो सबसे विवादास्पद पहलू में से एक को समझने वाले हैं, और वो है जजों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया। ये एक ऐसी कहानी है ना जिसमें सत्ता, संविधान और स्वतंत्रता का सीधा टकराव है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को आखिर अपॉइंट करता कौन है? जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना ये सवाल लगता है। इसका जवाब एक शब्द में है, कॉलेजियम सिस्टम। अगर आसान भाषा में समझें तो ये जजों द्वारा ही जजों को चुनने और उनका ट्रांसफर करने का एक सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट के लिए इस ग्रुप में भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज होते हैं। और यहीं पे कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ये जो इतना पावरफुल सिस्टम है ना, वो हमारे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। तो सवाल ये है कि फिर ये आया कहाँ से? असल में ये पूरी तरह से अदालती फैसलों की उपज है। तो ठीक है, चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये अनोखी व्यवस्था आखिर बनी कैसे। हमारे संविधान बनाने वालों का इरादा बिल्कुल साफ था। आर्टिकल 124 और 217 कहते हैं कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करने के बाद। अब यहाँ पर सारा खेल इसी एक शब्द का है, परामर्श। मकसद ये था कि सरकार और न्यायपालिका के बीच एक अच्छा बैलेंस बना रहे। लेकिन आज़ादी के बाद शुरुआती कई दशकों तक ये जो तराजू था ना, इसका पलड़ा सरकार यानी कार्यपालिका की तरफ ही झुका रहा। और ये सिचुएशन 1981 के फर्स्ट जजेस केस में और भी ज्यादा क्लियर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि परामर्श का मतलब सहमति बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा मतलब ये था कि सरकार चीफ जस्टिस की सलाह को ठुकरा सकती थी, यानी जजों की नियुक्ति में आखिरी फैसला सरकार का ही होता था। और इस एक फैसले का असर बहुत लंबे समय तक रहा। अगले पूरे 12 सालों तक भारत में जजों की नियुक्ति पर सरकार का ही दबदबा बना रहा, और इसी वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठने लगे। लेकिन फिर आया एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ जिसने पावर के इस पूरे इक्वेशन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहीं से जन्म हुआ कॉलेजियम का। साल था 1993 और केस था सेकंड जजेस केस। इस केस ने पिछले फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। कोर्ट ने परामर्श शब्द की एक एकदम नई व्याख्या की। कोर्ट ने कहा, अब से परामर्श का मतलब सिर्फ सलाह नहीं बल्कि सहमति होगा। मतलब ये कि चीफ जस्टिस की सलाह अब राष्ट्रपति पर बाइंडिंग होगी और सत्ता का पलड़ा अब न्यायपालिका की तरफ झुक गया। और बस इसी एक फैसले ने उस सिस्टम को जन्म दिया जिसे आज हम सब कोलिजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। न्यायपालिका ने अपॉइंटमेंट की पावर अपने हाथों में ले ली। फिर इसके 5 साल बाद 1998 में थर्ड जजेस केस ने इस सिस्टम को और मजबूत कर दिया। हुआ ये कि राष्ट्रपति ने परामर्श शब्द पर कोर्ट से और स्पष्टीकरण मांगा, और जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम का विस्तार कर दिया। अब ये सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जजों का एक ग्रुप बन गया, ठीक वैसा ही जैसा हम आज जानते हैं। अब न्यायपालिका की इस बढ़ती हुई ताकत ने सरकार के साथ एक बड़े टकराव की जमीन तैयार कर दी, और सरकार ने कोलिजियम को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। साल 2014 में संसद ने 99वां संविधान संशोधन पास किया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC बनाया। इसका एक ही मकसद था, कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करना। देखिए, दोनों सिस्टम में एक बुनियादी फर्क था। जहां कोलिजियम में सिर्फ जज होते हैं, वहीं NJAC में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजों के साथ साथ देश के कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी शामिल किया गया। इसका मकसद साफ था, पावर के बैलेंस को वापस लाना और अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को और ज्यादा पारदर्शी बनाना। लेकिन NJAC की जिंदगी बहुत ही छोटी निकली। अप्रैल 2015 में ये लागू हुआ, और इसके कुछ ही महीने बाद अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में इसे असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का तर्क बहुत सीधा और पावरफुल था। कोर्ट ने कहा कि एनजेएसी न्यायपालिका की स्वतंत्रता में सीधा सीधा दखल देता है और न्यायिक स्वतंत्रता वो संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब संविधान के उन बुनियादी सिद्धांतों में से एक जिसे संसद भी संशोधन के जरिए बदल नहीं सकती। और इसी ऐतिहासिक फैसले के साथ कॉलेजियम सिस्टम फिर से वापस आ गया। एनजेएसी के रद्द होने से कॉलेजियम सिस्टम तो वापस आ गया, लेकिन जजों की नियुक्ति को लेकर जो बहस थी वो खत्म नहीं हुई, वो आज भी जारी है। आज भी कॉलेजियम सिस्टम की कई वजहों से आलोचना होती है। लोग कहते हैं कि इसमें पारदर्शिता की बहुत कमी है, इससे भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिल सकता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। तो सवाल घूम फिरकर आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। एक तरफ है न्यायपालिका की आज़ादी और दूसरी तरफ है एक लोकतांत्रिक जवाबदेह सिस्टम। इन दोनों के बीच वो परफेक्ट बैलेंस, वो सही संतुलन आखिर कैसे मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद पूरा भारत आज भी तलाश कर रहा है। इस बेहद ज़रूरी विषय को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम बहुत जल्द एक और दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे।